नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने लेख के जरिए पीएम मोदी पर बोला हमला, नीट पेपर लीक, इमरजेंसी, लोकसभा नतीजों को लेकर किया प्रहार। कहा 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई। केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई मामले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई अहम बैठक। संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान। बिहार के लिए विशेष दर्जा या स्पेशल पैकेज की भी मांग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। हजारीबाग से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। एक पत्रकार की भी हुई गिरफ्तारी। गुजरात में 60 ठिकानों पर रेड जारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला। बस कुछ ही देर में शुरू होगा मैच। भारत की जीत के लिए जगह जगह अनुष्ठान, हवन पूजन कर जीत की कामना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सोनिया गांधी के पीएम मोदी पर हमले की। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपने आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने संसद सत्र के संचालन के तरीके पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। पीएम आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम आई सीटों को लेकर पीएम मोदी की हार बताया। उनका मानना है कि बीजेपी की कम सीटें आना पीएम की राजनीतिक और नैतिक हार है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आर्टिकल के जरिए नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर बातचीत करने वाले पीएम मोदी पेपर लीक मामले में चुप क्यों हैं। इसी के साथ अपने लेख में स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लोकसभा में इमरजेंसी पर लगाए गए प्रस्ताव पर भी टिप्पणी की है। सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा आपातकाल की निंदा की गई। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने भी वही स्टैंड ले लिया। स्पीकर से किसी राजनीतिक पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने की बजाय निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। लेख में इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे आमजन ने अपना फैसला सुना दिया था। सोनिया गांधी के इस लेख पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। आखिर लेख लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, अच्छा हुआ उन्होंने लेख लिखा है। कम से कम पूरी दुनिया में ये मैसेज तो गया कि हिंदुस्तान में मीडिया फ्री है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। ये जो चीखते चिल्लाते रहते तानाशाही में विपक्षी नेता अखबार में आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं, एक बात। दूसरी चीज, जरा उनके तर्क को जरा सुने। भगवान करे ऐसे ही राजनीतिक और नैतिक हार प्रधानमंत्री मोदी की हर बार होती रहे और वो प्रधानमंत्री बनते रहे। मुझे ये लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। आप बता रहे हो कि भाई वो हार गए, राजनीतिक हार हो गई, नैतिक हार हो गई, सब हार हो गए, और फिर भी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है। 303 सीटों लाने के बाद जो गृह मंत्री थे वो गृह मंत्री भी हैं, जो रक्षा मंत्री वो रक्षा मंत्री, जो वित्त मंत्री वो वित्त मंत्री, तमाम जगह पे वही लोग नजर आ रहे हैं जो 303 सीट आने के बाद वो लोग जिस मंत्रालय को लीड कर रहे थे। तो ये तो कहानी अलग हो गई। तो ये जो सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी जो आर्टिकल लिखा है, ये तो अजब तरह का कुतर्क लेकर के आया है। और सबसे बड़ा कुतर्क वो ये है कि आपने इमरजेंसी को जस्टिफाई कर दिया। आपका लाडला संविधान को लेकर के घूम रहा है, डेमोक्रेसी को बचाना है, हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी से दूर नहीं जाने देना है, इसकी ये लोग कसमें खाते हैं। और साथ ही साथ आप इमरजेंसी को जस्टिफाई भी करते हैं। ये तो एक ही बात हो सकती है तब कि कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, न बची है। आप आइडियोलॉजिकली पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड हो गए हैं। वो कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति डेमोक्रेसी को बचाने की बात करेगा तो इमरजेंसी के साथ नजर नहीं आएगा।
और अगर आप इमरजेंसी को एन केन प्रकार किसी भी तरीके से आप जरा सा भी उसकी पैरवी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। अब बात करते हैं दोहरी मुसीबत में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। केजरीवाल को आज बहुत बड़ा झटका लग चुका है। शराब नीति मामले में केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोच की विशेष सीबीआई अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के लिए एप्लीकेशन दी थी। अपनी एप्लीकेशन में सीबीआई ने केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, पर यह प्रदर्शन पूरी तरह से फेल रहा। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और क्यों सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई? देखिए, एक बार फिर से दिल्ली वालों को मुबारकबाद। आपका मुख्यमंत्री तिहाड़ी है, जेल में फिर पहुंच गया। पहले ईडी ने पहुंचाया था, अब सीबीआई ने पहुंचा दिया। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर जब उनको पेश किया गया तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये गजनी सिंड्रोम हो गया है इसको। सवाल पूछते हैं किसी के बारे में तो बताता नहीं, कोई जानकारी मांगते हैं तो वो बोलता है मैं जानता नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि भाई क्या रिश्ता है तो वो कहता है कि मैं उसको जानता था। मतलब आप टाल मटोल का काम कर रहे हैं, इसलिए अभी तो हमें नहीं चाहिए, बाद में कभी होगा, इसे न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए। तो 14 दिन के लिए चला गया है, मैक्सिमम इतना ही होता है, हर 14 दिन के बाद वो रिपीट होता रहेगा। तो अब डबल गिरफ्तार हो चुके हैं। तिहाड़ में, ईडी के केस में भी तिहाड़ में है और सीबीआई के केस में भी ये तिहाड़ के अंदर है। मतलब शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी जो अब तक दावा करते आ रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, कोर्ट इन दलीलों को नहीं मान रहा। अभी बारिश हो रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, ये जेल जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद से फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी कि मोदी जो जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। तो ये पूरी कहानी आम आदमी पार्टी की रणनीति हो गई है कि जितना झूठ बोला जा सकता है बोलो। पब्लिक जो है वो हमारे 200 यूनिट के बहकावे में आती है, फ्री बिजली, फ्री पानी के नारों में बिल्कुल सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। तो डर हमें चुनाव हारने का नहीं है। और रही बात ये सब, इसको हम मीडिया के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बैठक की। आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। जेडीयू नेता संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार ने खुद की। इससे पहले ललन सिंह के इस्तीफे देने के बाद नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजय झा को सौंप दी। अब संजय झा के ऊपर देश में जेडीयू के संचालन की जिम्मेदारी होगी। वहीं नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने आए पार्टी नेता केसी त्यागी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि साल 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने 2024 के झारखंड चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने और मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही बैठक में विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया है। क्या कुछ हुआ है आज बैठक में? देखिए, आज एक नया नेता का चुनाव हुआ है, बहुत ओवरड्यू था। ललन सिंह पहले थे, उनको माना जाता था कि वो लालू यादव के करीब है। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता टूटता है तो जो लोग पार्टी को संभालते हैं उसका उसमें रोल होता है। संजय झा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू रिश्ता बना करके रखे उस विचार के लोग हैं। मतलब वहां भारतीय जनता, ये आप ये समझिए जैसे ये सुना होगा ये इंडी गठबंधन वाले कि संजय झा बन गए हैं, इनके कलेजे पे छुरी चल गई होगी। क्यों? क्योंकि ये उन नेताओं में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा निकटता जेडीयू का चाहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, यही शायद करार था जिसके आधार पे जेडीयू ने समर्थन दिया है
कि केंद्र में हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन जब बिहार में चुनाव होंगे तो वो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पे एग्री कर चुकी है। तो ये दो बड़े फैसले। रही बात दो और बड़े फैसले की, वो ये कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। तो संविधान में कोई स्पेशल राज्य का दर्जा है नहीं, कोई ऐसी स्पेशल जो किसी स्टेट को ट्रीट किया जाए, संविधान के परे बात है। लेकिन ये नीतीश कुमार की पार्टी का पुराना स्टैंड रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल स्टेटस मिले ना मिले, लेकिन फिर भी ये बात अपने रेजोल्यूशन में तो लाना ज़रूरी है, तो वो रेजोल्यूशन में आ गया। दूसरी चीज़ कि झारखंड में या कहीं और हम चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला जो आया है, ये फैसला ऐसा है कि जिसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार भी कर सकती है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि झारखंड और बिहार के बॉर्डर्स बिल्कुल सटे हुए हैं, पहले एक ही राज हुआ करते थे। तो वहाँ भी जेडीयू अपने पैर को पसारने की कोशिश कर रही होगी, और इसलिए शायद जो उनके मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी, उसी ओर ये फैसला इशारा कर रहा है। जी, अब बात करते हैं नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई एक्शन की। भले ही पेपर लीक को लेकर राजनीति हो रही हो, बयानबाजी हो रही है, पर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों में छापेमारी की है। सीबीआई ने गुजरात के गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद के ठिकानों पर आज रेड मारी। साथ ही सीबीआई ने हजारीबाग से एक पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप है। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि जमालुद्दीन लगातार फोन के जरिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से संपर्क में था। कल ही सीबीआई ने झारखंड के वैसे स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया था। पिछले 24 घंटे में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? देखिए, एहसान उल हक, इम्तियाज और जलालुद्दीन, मामला खत्म हो गया राजनीति के तौर पे। इनको जैसे ही सीबीआई टाइट करेगी, विपक्ष जो है अब अपनी वोट बैंक राजनीति के चक्कर में इस मसले के ऊपर ये लोग साइलेंट हो जाएंगे। 2 दिन और चलेगा ये मसला। क्यों? क्योंकि इसमें रंगे हाथ तीनों पकड़े गए हैं। कैसे पकड़े गए हैं? मालूम चल रहा है कि ओएसिस स्कूल ये एक सेंटर हुआ करता था। प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब ये क्वेश्चंस को बाहर निकाल लेते थे, और जलालुद्दीन जो है, जो एक पत्रकार है, उसके जरिए ये उस मुखिया नाम के जो सरगना है, जो पूरा रैकेट चलाता है, उसके साथ इन सब का वास्ता है। और वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, ये बाकायदा पहुँचवाया करता था। इसमें मुखिया का बेटा भी शामिल था, और क्वेश्चन पेपर मिल जाने के बाद सेफ हाउसेस क्रिएट होते थे, जहां 15-20 अलग अलग सेंटर्स के ऊपर रात भर स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस बताए जाते थे, उसका जवाब बताया जाता था, और अगले दिन चुनाव होता था। ये पूरा रैकेट का खुलासा अब हो गया। और इस रैकेट में कौन कौन शामिल है मुखिया के साथ? तो मुखिया के साथ शामिल है ये एहसान उल हक, इम्तियाज और जलालुद्दीन, सब नप गए। अब इनको बचाने के लिए, चूंकि वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक का मसला है, तो अब देखिए धीरे धीरे सबके सुर बदलेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये सिर्फ एक स्ट्रीम है। 100 गैंग में से एक गैंग पकड़ाया है। इस तरह का जो गैंग पूरे देश में ऑपरेट करता है, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, कौन सा ऐसा राज्य है जहां इस तरह का नेटवर्क जो है वो मौजूद नहीं है? तो अभी सीबीआई को और भी बहुत काम करना है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये जो जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों को पकड़ के उम्र कैद की सजा दीजिए। नहीं सजा दिलवा सकते हैं तो और भी पुलिस तरीका योगी आदित्यनाथ जो करते हैं, और अगर सजा
दिलवाने में दिक्कत होती है तो कैसे यूपी में गाड़ी पलट जाती है। 10 को नापिए आप। और ये पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। इन लोगों को समाज में जीवित रहने का, जिंदा रहने का, काम करने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। आप 10 को टांगिए, एग्जाम्पल बनाइए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। देखिए ये सब डर के मारे जो है सब धंधा बंद हो जाएगा। ये धंधा इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्हें राजनीतिक दलों का प्रोटेक्शन है, ये पैसे देते हैं नेताओं को और इसलिए इनका मन चढ़ा हुआ है। इसको सिर्फ और सिर्फ डंडे के आधार पे खत्म किया जा सकता है। मनोबल टूटेगा, हिम्मत टूटेगी, तब जाकर के ये बंद होगा। अदरवाइज आप खाक करते रह जाइए। ये सब कोई हाई कोर्ट से बरी होगा, कोई लोअर कोर्ट में जज जो है मेहरबान हो जाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट से ह्यूमन राइट का जो है मसला लेकर के ये लोग बच के निकल जाएगा। किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये करोड़ों रुपए लेकर के पॉकेट में घूम रहे हैं कि किसे खरीद लिया जाए कि केस कमजोर हो जाए। जनता अब ये सब चीजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की। बस कुछ ही देर के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका को इस T20 वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं हरा सका है। मतलब मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। टीम इंडिया के पास इस बार खिताब जीतने का मौका है। भारत ने आखिरी बार 2007 में T20 विश्व कप जीता था। लगभग 17 साल के बाद जीत को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। भारत की जीत के लिए जगह जगह हवन पूजन और अन्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों ने भी काफी तैयारी कर रखी है। कामना करते हैं कि ये जीत भारत के नाम ही हो। कामना तो यही है कि इंडिया जीते, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प है। देखिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला। 2 बेस्ट टीम्स आर प्लेइंग। कोई धक्का धुक्की देकर के, जैसे पाकिस्तान कभी कभी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, इधर पॉइंट उधर पॉइंट करके, दोनों ही टीम जबरदस्त है। क्रिकेट का खेल है। हम तो चाहेंगे हिंदुस्तान जीते, लेकिन फिंगर क्रॉस्ड है। एक तो इंद्र भगवान से गुजारिश है कि जितना बारबाडोस का जो बादल है वो दिल्ली भेज दो, वहाँ पे कम से कम धूप चमकने देना। आज जो है अच्छा मैच हो ये, और क्रिकेट का खेल है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा स्टेक तो बस एक ही चीज़ पे, मेरी थ्योरी बस एक ही है, सिंपल। हमारे 5 बैट्समैन जो है, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो सूर्य कुमार हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो पांड्या हो, है ना, इनमें से कोई एक चल जाए, खेल खत्म है। ये है हमारी क्वालिटी कि कोई एक कायदे से चल जाए, गेम ओवर है। फिर साउथ अफ्रीका किसी भी कीमत पे हमें नहीं हरा पाएगा। ये इस मैच का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका जब भी बड़े गेम्स खेलता है, चाहे वो सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, अक्सर देखा गया है कि क्रूशियल मैचेस में साउथ अफ्रीका का जो मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। वो प्रेशर में जो है वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो खैर क्रिकेट का खेल है। सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक कि आज आप जो है, और कम से कम कोहली बाबा आज चल जाना, है ना, बहुत इंतजार करवाया है, आज चल जाओ तो सारी गलतियां माफ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि भारत आज जीत का जश्न मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।